दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम मारिया नाम की एक मालदार लड़की को देखते हैं जो कि पेरिस में रहती थी। वह एक दिन एक कॉफी शॉप में जाती है जहां जोशीला पप्पू नाम का एक लड़का बैठा होता है जो मारिया को देखते ही उसके प्यार में पागल हो जाता है। वह मारिया से जाकर बात करना चाहता था लेकिन उसके पिछवाड़े में इतना दम नहीं था, इसलिए वह खुद से कहता है कि बेटा जोशीले, अगर इस लड़की ने अभी जूस ऑर्डर किया तो समझ जाना कि ये भी तुझसे प्यार करती है। लेकिन तभी वो देखता है कि मारिया तो कॉफी ऑर्डर कर देती है, जो देखकर वो सोचता है कि अरे यार, मेरी किस्मत में हमेशा घोड़े ही क्यों लिखे होते हैं। लेकिन इसी बीच वो मारिया को कॉफी कैंसिल करके अपने लिए जूस ऑर्डर करते हुए सुनता है। यह सुनते ही वह खुश हो जाता है और कहता है कि भाई ये तो सच में तेरे से बहुत प्यार करती है और शायद भगवान भी यही चाहता है कि मैं जाकर इस लड़की से बात करूं। फिर अगले ही पल हम उन दोनों को उस कॉफी शॉप से बाहर निकलते हुए देखते हैं, पर तभी जोशीला पप्पू मारिया को पकड़कर वहीं चूसना शुरू कर देता है, जो देखकर हम समझ जाते हैं कि आखिर लौंडे ने मारिया को पटा ही लिया और उसकी पिंकी भी बजा डाली और अब ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। आगे हम देखते हैं कि मारिया अपनी बेस्ट फ्रेंड सोफिया के साथ एक थिएटर के बाहर पैम्पलेट बांटने का काम करती थी, जिस काम में उन्हें कुछ खास पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी ये दोनों बहुत खुश थीं। अब ऐसे ही एक दिन जब मारिया काम से अपने घर जा रही थी, तभी पीछे से जोशीला पप्पू उसके पास आता है और अपनी गाड़ी की की चेन से उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अब अगर मारिया की जगह कोई और लड़की होती तो उसे भग गरीब कहकर उसकी गीण पर लात मारकर वहाँ से चली जाती, लेकिन मारिया जोशीले पप्पू से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसे शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी भी हो जाती है और ये दोनों अपने हनीमून पर कई देशों में घूमते हैं। फिर एक दिन मारिया एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन वही कंपनी का मालिक चार्ली मारिया की खूबसूरती को देखकर लट्टू हो जाता है और उससे काम की बजाय उल्टे सीधे सवाल पूछने लगता है, जैसे कि तुम्हारी चूचियों का साइज क्या है और क्या तुम्हें जंगल पसंद है या खाली मैदान। वहीं मारिया भी उसके मजे लेते हुए कहती है कि मेरे खेत में मजदूरी करने के लिए कम से कम 9 इंच की कुल्हाड़ी होनी चाहिए, अगर आपकी कुल्हाड़ी इतनी बड़ी है तो आप मजदूरी कर सकते हो। जो सुनकर चार्ली खुश हो जाता है और उसे तुरंत नौकरी पर रख लेता है। अब जॉब मिलने की खुशी में मारिया और जोशीला पप्पू अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हैं और इस पल को सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन तभी जोशीले पप्पू के माँ बाप मारिया से पूछते हैं कि तुम हमें बच्चा कब दे रही हो, हमारे मरने के बाद। जो सुनकर मारिया उदास हो जाती है क्योंकि उसकी अभी अभी जॉब लगी थी और अभी वो बच्चा नहीं करना चाहती थी। लेकिन तभी जोशीला पप्पू उसे समझाने लगता है कि सबकी खुशी के लिए हमें एक बच्चा कर लेना चाहिए, तुम काम पर चली जाना और पीछे से मैं बच्चे को संभाल लूंगा। जो सुनकर मारिया भी इसके लिए मान जाती है। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और हम मारिया को देखते हैं जो उस कंपनी में जूनियर मैनेजर की पोस्ट पर है, और उसे ये पोस्ट इतनी जल्दी कैसे मिली होगी ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। उसी कंपनी में हम डॉली डायरिया नाम की एक और लड़की को देखते हैं जो अपना काम छोड़कर हर वक्त दूसरों की गीण में घुसी रहती थी। ऐसे ही एक बार जब वह मारिया के कैबिन में आती है तो वह देखती है कि मारिया चार्ली से फोन पर बात कर रही थी, जहाँ चार्ली उससे कहता है कि मेरी जान, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, अगर आज रात को तुम फ्री हो तो हम दोनों मिलकर पार्टी कर सकते हैं। लेकिन मारिया उसे मना कर देती है। वहीं डॉली डायरिया भी उनकी बातें सुनकर मारिया से कहती है कि तुम इस चार्ली चूतिए से थोड़ा दूर ही रहा करो, पता है इसने पिछले महीने मेरी भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं तो इसके हथियार पर लात मारकर वहाँ से भाग गई। वहीं उसकी ये बकबक सुनकर मारिया परेशान हो जाती है और उसे अपने कैबिन से बाहर निकाल देती है। फिर ऐसे ही एक दिन जब मारिया एक बुक पढ़ रही थी तभी जोशीला पप्पू वहाँ पर आता है और उसे परेशान करने लगता है। कहता है कि मैं जॉगिंग करने जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? लेकिन मारिया उसे कोई भी जवाब नहीं देती और अपनी बुक पढ़ती रहती है, जिससे जोशीला पप्पू गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और मारिया भी अपनी बुक पढ़ते पढ़ते वहीं पर सो जाती है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसे एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जोशीले पप्पू का एक्सीडेंट हो गया है। जो सुनकर वह घबरा जाती है और जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भागती है, जहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि जोशीले पप्पू को किसी कार ने बुरी तरह कुचल दिया है और अब उसे बचा पाना बहुत मुश्किल है। जो सुनकर मारिया तो सदमे में चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मारिया को जोशीले पप्पू की कब्र के सामने खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ वो खुद से कह रही थी कि काश मैं उस दिन तुम्हारे साथ जॉगिंग पर चली जाती तो ऐसा कभी नहीं होता, ये सब मेरी वजह से हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पप्पू जोशीले के फ्यूनरल पर कई सारे लोग आए हुए थे, जिनमें से मारिया की बेस्ट फ्रेंड सोफिया भी थी। तभी मारिया सोफिया से कहती है कि मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जा, जिसके बाद सोफिया उसे अपने साथ घुमाने ले जाती है। आगे घर पहुंचकर वो उस किताब को देखती है जिसमें वह पूरी तरह खो गई थी और फिर उसे फाड़ देती है, जिसके बाद वो अपने मोबाइल में से पप्पू जोशीले का नंबर डिलीट करने लगती है। दरअसल वह पप्पू जोशीले की यादों को अपने दिमाग से निकालने के लिए खुद को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि पप्पू जोशीला नाम का बंदा कभी उसकी जिंदगी में आया ही नहीं था। जिसके बाद वो उसकी सारी चीजें इकट्ठा करके उसे कचरे में फेंक देती है और थककर वहीं सो जाती है। दूसरी तरफ उसकी माँ को डर लग रहा था कि कहीं मारिया इस सदमे की वजह से खुद को
को चोट ना पहुंचा दे, इसलिए अगली सुबह वो उससे मिलने उसके घर पर जाती है। पर तभी मारिया उनसे कहती है कि आप मेरी चिंता मत करो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। जिसके बाद वो घूमने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। इसी बीच रास्ते में एक कपल उससे उनकी फोटो लेने को कहता है, जो देखकर मारिया को जोशीले पप्पू के साथ बिताया अपना हनीमून याद आने लगता है। इसके बाद मारिया अपना ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए अपने पुराने ऑफिस में जाती है और चार्ली से कहती है कि मैं फिर से ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। अब चार्ली पहले तो इसके लिए मना कर देता है, लेकिन जब मारिया उसे कहती है कि मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, तो वह तुरंत उसे काम पर रख लेता है और फिर उसके जाने के बाद अपनी असिस्टेंट से कहता है कि ये साली तो विधवा होने के बाद और भी माल हो गई है। अब यहाँ से कहानी 3 साल आगे शिफ्ट होती है। हम मारिया को देखते हैं जो एक पार्क में अकेली बैठी थी। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड सोफिया वहाँ पर आती है, जिसकी एक बेटी हो चुकी थी और अब वो एक और बच्चे को जन्म देने वाली थी। सोफिया उससे कहती है कि अब तुम्हें भी जोशीले पप्पू को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और किसी अच्छे से आदमी को पटाकर उससे शादी कर लेनी चाहिए। वहीं ऑफिस में हम डॉली डायरिया को देखते हैं, जिसने पूरे ऑफिस में ये बात फैला रखी थी कि मारिया की पिंकी तो पूरा ऑफिस बजा चुका है। लेकिन तभी मारिया वहाँ पर आती है और उसकी सारी बातें सुन लेती है। इसके बाद ऑफिस की एक मीटिंग शुरू होती है, जहाँ मारिया सबसे कहती है कि अगर किसी को भी कुछ भी सवाल पूछना हो तो वो मेरे ऑफिस में आकर पूछ सकता है, क्योंकि कुछ गीण फटी के लोग ऐसे भी हैं जो मेरे बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद डॉली डायरिया मारिया के पास आती है और उससे अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती है। मारिया कहती है कि तुझे क्या लगता है, मुझे जो आदमी मिलता है मैं उसका ले लेती हूँ। साली, मैं तेरे जैसी कोई नीच औरत नहीं हूँ, मैं अभी भी अपने पति से ही प्यार करती हूँ। फिर उसी रात मारिया चार्ली के साथ डिनर करने एक महंगे से रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ बातों ही बातों में चार्ली मारिया से पूछता है कि क्या आज रात को मैं तुम्हारे खेत में मजदूरी कर सकता हूँ। मारिया कहती है कि हाँ कर तो सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी वाइफ को डिवोर्स देना होगा। चार्ली कहता है कि नहीं, मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स तो नहीं दे सकता। जो सुनकर मारिया गुस्सा हो जाती है और चार्ली से कहती है कि भीसड़ी के, फिर आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखा दियो। अगर तू दुनिया का आखिरी मर्द भी होगा तब भी मैं तुझसे अपनी पिंकी नहीं पिटवाऊंगी। जो सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब मारिया अपने ऑफिस में बैठकर जोशीले पप्पू को याद कर रही थी, तभी वहाँ पर माइकल नाम का एक आदमी अपने किसी केस के बारे में बात करने आता है। दरअसल वो भी मारिया के साथ उसी ऑफिस में काम करता था। वो उसे कहता है कि मुझे एक चप्पल चोरी के केस पर बात करनी है, जिस पर मारिया उठकर उसके पास आती है और उसे वहीं पकड़कर एक जोरदार किस करती है और फिर उसे कहती है कि हम इस केस के बारे में कल बात करेंगे। वहीं माइकल, जो किसी गधे की गींड जैसा दिखता था, उस किस के बाद खुद को ऋतिक रोशन समझने लगा था। उसे लग रहा था कि साला मैं इतना हैंडसम हूँ कि शहर की सभी लड़कियां मुझसे अपनी पिंकी पिटवाने के लिए मरी जा रही हैं। फिर रात को घर आकर भी वो मारिया के बारे में ही सोचने लगता है और कहता है कि शायद इस वक्त वो भी मुझे याद करके अपने गीजर में से गर्म पानी निकाल रही होगी। जो कहकर वो भी अपनी हाथ गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। फिर अगले दिन माइकल अच्छे से तैयार होकर अपने टकले को चमकाकर फिर से मारिया के ऑफिस में पहुंच जाता है। उसे लग रहा था कि आज तो वो उससे अपनी पिंकी पिटवा ही लेगी, लेकिन तभी मारिया उसे कहती है कि बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। जो सुनकर वह कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ पर इसकी पिंकी बजाने आया था। फिर वो मारिया से पूछता है कि कल तुमने मुझे किस क्यों किया था। जो सुनकर मारिया हैरान हो जाती है और कहती है कि साले तू ये क्या बकवास कर रहा है, मैं और तुझे किस करूंगी। माइकल कहता है कि यार मेरी मम्मी की कसम, कल जब मैं तुमसे मिलने आया था तब तुमने मुझे पकड़कर एक जोरदार किस किया था। जो सुनकर मारिया कुछ देर सोचती है और कहती है कि शायद उस वक्त मैं कुछ और सोच रही होगी, अब चल निकल जाए यहाँ से। पर तभी माइकल उसे कहता है कि शायद तुम अपने पास्ट को भुलाना चाहती हो और अगर तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम ऑफिस के सभी आदमियों के साथ क्या क्या कर चुकी हो। इस पर मारिया उसे गुस्से में कहती है कि साले बकवास मत कर और चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। जो सुनकर माइकल की फट जाती है और वह वहाँ से निकल लेता है। इसके बाद मारिया ये बात जाकर सोफिया को बताती है। सोफिया उससे पूछती है कि क्या वो आदमी हैंडसम है और क्या उसका हथियार 9 इंच का है। मारिया कहती है कि साला घंटे का हैंडसम है, उसके जैसा वाहियात आदमी मैंने कभी नहीं देखा। मारिया कहती है कि यार सिर्फ लुक्स ही सब कुछ नहीं होते, क्या पता वो आदमी दिल का अच्छा हो, तू उसे एक मौका तो देकर देख और कब तक तू ऐसे अकेले अपनी जिंदगी गुजारती रहेगी। फिर अगले दिन जब मारिया अपने ऑफिस में थी तभी माइकल फिर से उसके पास आता है और उसके बालों की तारीफ करने लगता है। वहीं मारिया भी उससे थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन माइकल अंदर से इतना भरा हुआ था कि वह अचानक से मारिया के पास आता है और उसे किस करके वहाँ से भाग जाता है। वहीं मारिया उससे बात करने के लिए उसे पूरे ऑफिस में ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। फिर कुछ देर बाद जब वो टेरिस पर जाती है तो वो गंडवा भी वहीं खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है। मारिया उसके पास आती है और कहती है कि मुझे तुम बहुत फनी लगते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ किसी रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। अगर तुम चाहो तो हम सिर्फ दोस्त रह सकते हैं। मार्कस कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें आज
आज रात को मेरे साथ डिनर पर चलना होगा और मैं वादा करता हूँ कि उसके बाद मैं तुम्हारी पिंकी बजाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा। अब मारिया भी उसकी बात मान जाती है और उसी रात वो दोनों डिनर पर मिलते हैं। मार्कस उसे कहता है कि तुम अपनी पसंद का कुछ भी ऑर्डर कर सकती हो क्योंकि मैं तो अपनी पसंद का खाता हूँ। जो सुनकर मारिया हंसने लगती है। उसे लग रहा था कि हर आदमी की तरह मार्कस भी उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो तो उससे इधर उधर की फालतू बातें करने लगता है। तभी मारिया उससे कहती है कि तुमने तो मेरे बारे में बहुत अफवाहें सुन रखी हैं और अब तक तो तुम जान ही गए होगे कि मैं किस टाइप की औरत हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। मार्कस बताता है कि मेरा जन्म अमेरिका में हुआ था और मैं 15 सालों से इसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। मैं अभी भी अपने माँ बाप के साथ ही रहता हूँ और उन्हीं के बीच में सोता हूँ। मारिया पूछती है कि कहीं तुम रणवीर एलाहाबादिया तो नहीं हो। जिसके बाद मार्कस एक बियर ऑर्डर करता है, जिसको पीते वक्त मारिया उसे एक किस्सा सुनाती है। कहती है कि मेरे पापा भी रोज रात को बियर पिया करते थे, लेकिन मुझे लगता था कि वो दारू पी रहे हैं तो मैं उन्हें मना कर देती थी, लेकिन तभी वो मुझे बदले में एक कैंडी दे देते थे। तभी एक वेट्रेस वहाँ पर दारू का ऑर्डर लेने आती है, लेकिन मार्कस उसे मना कर देता है। जो देखकर मारिया को भी बहुत अच्छा लगता है कि मार्कस उसका फायदा उठाने के बारे में नहीं सोच रहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मार्कस मारिया के प्यार में बिजली गेंद हो चुका था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने इतनी खूबसूरत लड़की के साथ डिनर किया है। फिर अगली सुबह वो दोनों एक ही टाइम पर ऑफिस के बाहर मिलते हैं, जहां मारिया उसे कहती है कि हम दोनों काम के बाद बातें करेंगे। लेकिन तभी काम के दौरान ही मारिया मार्कस को मैसेज करके कहती है कि आज रात को हम दोनों एक प्ले देखने जा रहे हैं, जो सुनकर माइकल भी बहुत खुश होता है। फिर काम के बाद मारिया ये सारी बातें जाकर सोफिया को बताती है। कहती है कि यार माइकल तो बहुत ही फनी और ईमानदार आदमी है। सोफिया कहती है कि फिर तो तुम्हें उसके साथ वो कर लेना चाहिए जिसके लिए वो मरा जा रहा है। मारिया कहती है कि शायद मुझे भी एहसास होने लगा है कि अब मैं माइकल से अपनी पिंकी पिटवाने को तैयार हूँ। फिर उसी रात वो दोनों साथ में प्ले देखने जाते हैं। आगे प्ले खत्म होने के बाद जब वो दोनों साथ में टहल रहे थे, तभी मारिया मार्कस से कहती है कि मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें गलती से किस कर दिया था और आज देखो हम दोनों साथ में टहल रहे हैं। हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन आज तक हमने काम के बारे में कोई भी बात नहीं की। लेकिन वहीं मार्कस का ध्यान तो सिर्फ मारिया की पिंकी बजाने पर था और तभी वो मारिया से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जो सुनकर मारिया अपनी आंखें बड़ी कर लेती है। तभी मार्कस को लगता है कि शायद अब वो उसे डांटने वाली है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है और अगले दिन से हर जगह उसे इग्नोर करने लगता है। वहीं डॉली डारिया भी ये सब देख रही थी और वह मारिया से पूछती है कि इस चूतिए को अचानक से क्या हो गया। मारिया उसे बताती है कि कल रात हम दोनों प्ले देखने गए थे। जो सुनकर डॉली हैरान हो जाती है कि मारिया इस गधे के साथ डेट पर गई थी। जिसके बाद वो ये बात पूरे ऑफिस में फैला देती है कि मारिया माइकल से अपनी पिंकी पिटवा रही है। दूसरी तरफ मारिया माइकल को कॉल करके पूछती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। माइकल कहता है कि मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर तक रहा तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। जो सुनकर मारिया तुरंत उसके पास आती है और कहती है कि 3 सालों बाद तो मुझे कोई अच्छा दोस्त मिला था और तुम हो कि ऐसी हरकतें कर रहे हो। इस पर माइकल उसे कोई जवाब नहीं देता और अपना मुंह फेर कर बैठा रहता है, जिससे गुस्सा होकर मारिया वापस चली जाती है। फिर अगले दिन हम माइकल को देखते हैं जो डॉली डायरिया के बर्थडे पर एक बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आता है, लेकिन सभी लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी मारिया उसके पास आती है और उसे डांटने लगती है। कहती है कि तुम मुझे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। इस पर माइकल कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट खरीदा है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। जो कहकर वो उसे अपने कैबिन में ले जाता है और उसे एक गिफ्ट देकर कहता है कि तुम इसे अपने घर पर खोलना। आगे घर पहुंचकर मारिया अपना गिफ्ट खोलती है, जिसमें वही कैंडी होती है जो उसके पापा उसे बचपन में दिया करते थे। जो देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है और कई महीनों बाद अपने पापा से मिलने उनके घर पर जाती है, जिसके बाद से मारिया मार्कस की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है। फिर उसी रात मारिया उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन जैसे ही वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर बैठा एक आदमी मारिया को देखकर उसके प्यार में बिजली गिंड हो जाता है। वो मारिया से बात करने आता है और पूछता है कि क्या तुम इस गधे को छोड़कर मेरे साथ चलना चाहोगी। मारिया तो उसे मना कर देती है, लेकिन मार्कस की ये देखकर सुलग जाती है। वो खड़ा होता है और उस आदमी को गंदी गंदी गालियां बकने लगता है, जिस पर वो आदमी भी उसे एक घुसंड पिला देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर डिनर के बाद मारिया मार्कस से कहती है कि मैंने आज पहली बार तुम्हें गुस्से में देखा। मार्कस कहता है कि वो गधा तुमसे बदतमीजी कर रहा था, जिस पर मारिया हंसने लगती है और उसे चूसना शुरू कर देती है। कहती है कि इस बार मैं अपने पूरे होश में हूँ। फिर अगले दिन चार्ली मारिया को फोन करके उसे अपने कैबिन में बुलाता है और कहता है कि पूरे ऑफिस में ये बात फैल गई है कि तुम मार्कस से अपनी पिंकी पिटवा रही हो और अगर तुम्हें उसी टकले का लेना था तो मुझ में क्या कमी थी। ये सुनकर मारिया भड़क जाती है और उससे कहती है कि मार्कस सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है और तुझे मेरी पर्सनल लाइफ में अपनी गिंड घुसाने की कोई जरूरत नहीं है। जो
सुनकर चार्ली की सुलग जाती है और वो मार्कस को कॉल करके अपने पास बुलाता है। कहता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आजकल तुम्हारा ध्यान लड़कियों पर ज्यादा है। अगर तुम इस ऑफिस में टिकना चाहते हो तो लड़कियों से दूर रहो। चलो आज रात को हम दोनों साथ में पार्टी करते हैं। जो सुनकर मार्कस समझ जाता है कि ये किसकी बात कर रहा है, जिसके बाद वो ये सारी बातें मारिया को जाकर बता देता है। मारिया कहती है कि तुम मुझसे मिलने से मना कर दो। वो कहता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा बॉस है। अगर उसने मुझे काम से निकाल दिया तो। फिर उसी रात मार्कस और चार्ली एक बार में मिलते हैं, जहाँ नशे की हालत में चार्ली मार्कस से कहता है कि भीसड़ी के मारिया सिर्फ मेरी है और उसकी पिंकी सिर्फ मैं ही बजाऊंगा, और मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि तेरे जैसे टकले में उसे क्या दिख गया। वहीं मार्कस सिर्फ चुपचाप बैठा उसकी बातें सुनता रहता है और फिर उसे टैक्सी में बिठाकर घर भेज देता है। जिसके बाद वो वहाँ से सीधा मारिया के पास आ जाता है, जो कि सोफिया और अपनी सहेलियों के साथ पार्टी कर रही थी। वहीं सोफिया तो मार्कस को देखते ही हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि मारिया को ये टकला ही पसंद आना था। आगे मारिया मार्कस को अपने दोस्तों से मिलवाती है, जो उसे देखते ही उस पर हंसने लगते हैं और बात बात पर उसकी टांग खींचने लगते हैं, जिससे मार्कस उदास हो जाता है और बाथरूम का बहाना लगाकर वहाँ से निकल लेता है। फिर थोड़ी देर बाद जब मारिया उसके पास आती है तब मार्कस उसे कहता है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता और सब बस मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, जिस पर मारिया उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आती है। अब वो दोनों काफी थक चुके थे, इसलिए वो दोनों सोफे पर ही सो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब वो दोनों नाश्ता कर रहे थे तभी मार्कस मारिया से कहता है कि शायद चार्ली तुम्हें पसंद करता है। मारिया कहती है कि पिछले महीने तक वो डॉली डारिया को भी पसंद करता था, यहाँ तक कि उसने उसकी पिंकी बजाने की भी कोशिश की थी, लेकिन डॉली उसके गोटे तोड़कर भाग निकली और अब वो साला मेरे पीछे पड़ गया है। फिर ऑफिस में आते ही वो चार्ली के पास आती है और उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारकर कहती है कि भीसड़ी के हम दोनों से दूर रह। चार्ली उसे कहता है कि साली मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। मारिया कहती है कि निकाल दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ली कहता है कि ठीक है, फिर मैं माइकल का यहाँ से ट्रांसफर करवा दूंगा, इससे तो तुझे फर्क पड़ेगा ना। मारिया कहती है कि तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तभी चार्ली उसे ताना मारते हुए कहता है कि जो औरत अपने पति के मरते ही उसे भुला सकती है, उसके लिए ये नौकरी छोड़ना कौन सी बड़ी बात है। जो सुनकर मारिया अंदर से टूट जाती है और खुद से कहती है कि अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। दूसरी तरफ डॉली डायरिया मार्कस से कहती है कि तुम मारिया को कॉल करो, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत जरूरी मीटिंग शुरू होने वाली है। लेकिन तब तक तो मारिया शहर से काफी दूर जा चुकी थी। इसी बीच उसे मार्कस का कॉल आता है, जिसे देखकर वो अपनी गाड़ी मोड़ लेती है और मार्कस को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। फिर वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाती है और वहाँ से जाने लगती है। मार्कस पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो कहती है कि जहाँ मैं पैदा हुई थी और यहीं पर हमारे रिश्ते का फैसला भी होगा। जिसके बाद वो उसे गांव में ले जाती है जहाँ पर उसकी नानी रहती थी। वो उन दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत करती है। फिर रात को वो तीनों मिलकर डिनर करते हैं, जहाँ मार्कस की बातों और बर्ताव से इम्प्रेस होकर नानी मारिया से कहती है कि मार्कस बहुत अच्छा लड़का है और तुम इसका साथ कभी मत छोड़ना। तभी बारिश की वजह से वहाँ की लाइट चली जाती है, इसलिए वो दोनों मोमबत्ती ढूंढने के लिए ऊपर आते हैं और वो दोनों वहीं पर एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। फिर अगली सुबह मारिया मार्कस को अपना गार्डन दिखाती है, जहाँ पर उसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी बिताई थी। अब जैसे जैसे मारिया उसे बताती जा रही थी, मार्कस उसे वहाँ पर इमेजिन करता जा रहा था और इसी खूबसूरत पल के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। धन्यवाद।